आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट बोह्र मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोह्र मॉडल से पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था कि एटम एक ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कोई हाईली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई लाइक डेंसर फॉर्म उसके सेंटर पे मौजूद है और सराउंडिंग्स में कोई चार्जेस मौजूद हैं जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, लेकिन वो फुल्ली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। 1913 में नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में मजीद डिस्कशन की और इसके तीन पोस्टुलेट्स थे। अब पहली बात यह है कि जब हम कह रहे हैं एक एटम ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि वो ओवरऑल एक ऐसी शेप बन रही है जिसमें न्यूक्लियाई पॉजिटिव है और वो दरमियान में है, शेल्स सराउंडिंग्स में होंगे, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब हमारा प्लेनेटरी सिस्टम या सोलर सिस्टम भी इसी तरह से बिहेव कर रहा होता है। सूरज दरमियान में है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स लाइक जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नील बोहर के मुताबिक एटम का न्यूक्लियाई डेंसर फॉर्म में होगा और यहाँ कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई मौजूद है। इसके सराउंडिंग में डिफरेंट शेल्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम में शेल्स मौजूद हैं। तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। क्योंकि सबसे आसान एटम एक्सप्लेन करना हाइड्रोजन एटम है, तो नील बोहर ने भी हाइड्रोजन एटम से ही स्टार्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू नील बोहर पहली बात यह है कि अगर न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको बाउंड रखे। जैसे आप सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं जमीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, क्योंकि जमीन और सूरज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई ऑर्बिट में इस वजह से रिवॉल्व कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई लाइक पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कूलम फोर्स मौजूद है और वो कूलम फोर्स इसको टाइटली बाउंडेड रखती है इन द न्यूक्लियाई। यही वजह है इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा रहा है और ना ही न्यूक्लियस के ऊपर आके कोलैप्स कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट नंबर 1 ये कहता है कि जब कभी एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है उस वक्त उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको प्रोवाइड होती है वो कूलम फोर्स की वजह से होनी चाहिए। अब कूलम फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। Q1 यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है, Q2 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो हम Q दोनों को Q लिख सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड हो रही है इलेक्ट्रॉन को दैट इज गिवन बाय mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो पहला पोस्टुलेट बोहर का ये था कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह कूलम फोर्स है जो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही उस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। अब दूसरा पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेल मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया, तीसरा यहाँ। अब ये भी तो पॉसिबल था यहाँ से यहाँ तक 50 सेल्स प्लॉट कर देते हम। तो नील बोहर ये कहता है कि हर जगह पे ऑर्बिट अलाउड नहीं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी न्यूक्लियाई की सराउंडिंग्स में या इवन हाइड्रोजन एटम की सराउंडिंग्स में, तो वो उसकी खास स्पेसिफिक पोजीशन होगी जिसके अक्रॉस वो ऑर्बिट बनेगा। और यहाँ वो कहता है कि इसका मतलब सिर्फ वो ऑर्बिट्स अलाउड है जिधर एंगुलर मोमेंटम is represented by L is always equal to nh divided by 2 pi। मतलब पोस्टुलेट नंबर 2 ये है कि एंगुलर मोमेंटम को मैं अगर लिखता हूं mvr that will become equal to nh divided by 2 pi कि सिर्फ वो ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन
हमेशा h डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो आपका mvr या एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा 1h डिवाइड बाय 2 पाई। सेकंड ऑर्बिट में n की जगह 2 आ जाएगा, सो 2h डिवाइड बाय 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट में 3h डिवाइड बाय 2 पाई और h आपका प्लांक कांस्टेंट है जो कि 6.602 into 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड्स होता है। तो बोर की तो दूसरी बात ये थी कि ऑर्बिट स्पेसिफिक लोकेशंस पे या स्पेसिफिक पोजीशंस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। दैट वाज इस पोस्टुलेट नंबर 2। तीसरा पोस्टुलेट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो ये कहता है कि इससे पहले क्लासिकल थ्योरी ये कह रही थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे मौजूद है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, जब वो रिवॉल्व करते हुए मूव करेगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा एनर्जी इतनी कम होगी कि वो न्यूक्लियर में गिरेगा और एटम आपका कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन क्योंकि एटम कोलैप्स नहीं करता, इसका मतलब है ये एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। तो बोर का तीसरा पोस्टुलेट ये कह रहा है कि पोस्टुलेट नंबर 3 ये था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फिक्स ऑर्बिट में, लाइक वो ऑर्बिट नंबर 1 में है या ऑर्बिट 2 में या ऑर्बिट 3 में, ना तो वो कोई एनर्जी गेन कर रहा है और ना ही वो कोई एनर्जी लूज कर रहा है। सो ना तो एनर्जी गेन हुई ना एनर्जी लूज हुई, इसका मतलब है उसकी एनर्जी हो गई फिक्स्ड। तो हर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स रहेगी, ना वो रेडिएट होगी और ना ही वो एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो फिर होगा क्या, अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, लाइक ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कोई एक्सटर्नल फोटॉन आके इसको स्ट्राइक करेगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो ये लोअर जंप शेल से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो हायर शेल से लोअर शेल में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएटेड HF होगा वो EF माइनस EI के बराबर होगा। मतलब फिक्स ऑर्बिट में ना तो एनर्जी रेडिएट हो रही है और ना ही एनर्जी इमिट हो रही है, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो लोअर शेल से जंप करके चला जाएगा हायर शेल में, जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो हायर शेल से जंप करके लोअर शेल में चला जाएगा। ये डिफरेंट ट्रांजिशंस एग्जिस्ट करती रहेंगी। और ये आपका थर्ड पोस्टुलेट था अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बोर्स मॉडल को हम लोग सेमी क्लासिकल थ्योरी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ हद तक कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के यूज किए गए, कुछ हद तक क्लासिकल फिजिक्स के। जैसे क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, हालांकि बोर ने इस बात को यूज नहीं किया। हालांकि नॉर्मली हम कहते हैं ना एक्सेलरेटिंग बॉडी हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा। अब क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है बट स्टिल ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ये आपकी क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है। तो अब कुछ चीजें बोर ने मॉडर्न फिजिक्स की यूज की और कुछ क्लासिकल फिजिक्स की यूज की, इस वजह से इसे सेमी क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है। That was all about Bohr's model of hydrogen atom. अब इन्हीं तीनों पोस्टुलेट्स की मदद से हम लोग रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट रेडियस कितना होगा, सेकंड कितना होगा, थर्ड कितना होगा, और हर ऑर्बिट में हम लोग एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट की कितनी होगी और थर्ड ऑर्बिट की कितनी होगी। अब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सब लोग।